ठीक इसी तरह आप दिलो दानिश पर आए तो दिलो दानिश में कृपा नारायण, मैंने आपसे पहले कहा कि वो एक संक्रमण काल की रचना है, यानी उसका जो कथा काल है वो एक संक्रमण काल है। वोसा डालमिया ने ये कहा है कि जो उससे पहले का वक्त था उसमें इश्क मोहब्बत एक अलग चीज थी और घर के अंदर की पत्नी एक अलग चीज थी। तो वो इश्क मोहब्बत तवाइफों के अड्डे पे होता था, वो सुसंस्कृत हुआ करती थी, वो अच्छी नफीस उर्दू बोलती थी, वो नाच सकती थी, वो संगीत सुना सकती थी और गा सकती थी गीत। ऐसी सुसंस्कृत तवाइफों के संपर्क में इश्क और मोहब्बत फलता फूलता था। और घर एक ऐसी जगह थी जहां एक स्त्री है जिसको पत्नी का दर्जा दिया गया है और उसे हमारे बाहर के इस इश्क मोहब्बत में इंटरवेन करने का, हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जो कृपा नारायण का समय यानी दिलो दानिश का जो वक्त है वो ऐसा समय है जब यह पुरानी संस्कृति ढह रही है। आप चीज थी, प्रेम एक अलग चीज थी, वो बाहर होता था, लेकिन आधुनिकता के साथ प्रेम और विवाह जुड़ गए और यह जो बाहर का संबंध है ये सवालिया घेरे में आ गया। तो आप देखेंगे कि दिलो दानिश में जो महक बानो है वो असल में तवाइफ नहीं है, वो एक तवाइफ की बेटी है। अभी वो नाचने गाने का पेशा नहीं करती है, लेकिन अपनी उस पृष्ठभूमि के कारण वो बहुत अच्छी जुबान बोल सकती है, बहुत बढ़िया संगीत सुनती है। और जिस तरह की सुसंस्कृत स्त्रियां बाहर के किसी पब्लिक प्लेस में पुरुष को पसंद आती हैं, वैसी सुसंस्कृत स्त्री वो महक बानो है। तो कृपा नारायण का उसके साथ संबंध है। लेकिन अब ये ऐसा वक्त आ गया है जब पत्नी चुप रहकर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसीलिए जो कुटुंब प्यारी है वो लड़ती है, झगड़ती है, घर के अंदर एक ऐसा माहौल बनाए रखती है जिसमें परेशान हो जाते हैं। और यही नहीं, उसका प्रतिरोध उससे एक कदम आगे जाता है। मैं यहां आशुतोष भारद्वाज को कोट कर रहा हूं, उसको मैंने दिल्ली में सुना और वो प्रकाशित लेख नहीं है, लेकिन उसमें जो बात उसने कही बड़ी महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि आप सोचिए कि एक ऐसा प्रतिरोध है कि वो स्त्री एक बाबा के साथ संबंध बनाती है और गर्भवती हो जाती है और उसका अगला स्टेज सोचिए कि न सिर्फ वो बाबा के साथ संबंध बनाकर गर्भवती हो जाती है, बल्कि जिस समय कृपा नारायण के साथ वो बिस्तर पर होती है वो बाबा के बारे में सोचती भी है। तो जो कृपा नारायण करते अपनी पत्नी के साथ, उनकी पत्नी वही कर रही है उनके साथ। एक दूसरा मानो जिसको न्यूनतम सुविधाओं के बीच में रखा हुआ है उन्होंने, वो महक बानो मानती भी है कि उसका इतना ही हक है, लेकिन एक स्टेज आता है उसके जीवन में जब उसकी बेटी का विवाह होने वाला है और ये उसे बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारी बेटी के रूप में तो विवाहित किया नहीं जा सकता, तो ये मतलब तुम उसकी मां के रूप में कहीं सामने प्रकट मत होना। इसके बाद वो स्त्री एक जबरदस्त बदला लेती है। ये जिस तवाइफ की बेटी है उस तवाइफ के वकील थे कृपा नारायण और उस तवाइफ ने जेवरात का एक पोटली उनको संभालने के लिए दी थी, जिसके लिए उसने एक नवाब की हत्या कर दी थी और उसी नवाब की हत्या के सिलसिले में कृपा नारायण उसके वकील बने थे। तो एक पोटली दी जेवरात की और इसके साथ साथ बेटी को भी कभी गार्जियन बना दिया। तो जिसका गार्जियन बनाया उसको तो इन्होंने अपनी रक्षिता बना लिया, जिसको रखेल कहते हैं। और जो पोटली थी वो पोटली अपने पास रखे हुए थे। अब वो कहती है कि मुझे मेरी मां के जेवर चाहिए, और मां के जेवर ही नहीं चाहिए, अपनी ही गली में थोड़ी दूर पर रहने वाले एक दूसरे बैरिस्टर हैं, उनकी शरण में भी वो गई है कि अगर मुझे आसानी से मेरी मां के जेवरात नहीं लौटाए जाएंगे तो मैं कोर्ट मुकदमे की शरण में जाऊंगी, कचहरी से लूंगी। और सोचिए ये कैसा वक्त है जब उसकी बेटी के लिए एक सामान्य मध्यवर्गीय जीवन का सपना सामने है। तो ये प्रतिरोध है, ये घरेलू जीवन के भीतर चलने वाले प्रतिरोध है। लेकिन
दोनों जगहों पर, ये दोनों टेक्स्ट की जो मैंने बात की, इन दोनों जगहों पर आप अंत की ओर जाएं तो आपको क्या मिलता है। मेरे गुरु विश्वनाथ त्रिपाठी ने मित्रों मरजानी के बारे में लिखते हुए ये कहा कि एक लंबी काल यात्रा इस छोटे से उपन्यास के पृष्ठों में घटित हो जाती है। जो मुक्त यौनाचार है वो तो प्राकृतिक चीज है, आप बहुतों के साथ बहुत तरह से संबंध बना सकते हैं, मनुष्य प्राकृतिक रूप से ऐसा ही है। तो मित्रों, मनुष्य की उसी प्रकृति का एक नमूना है हमारे सामने। लेकिन सभ्यता क्या कहती है? सभ्यता ने हमको एकनिष्ठ प्रेम सिखाया है। इसलिए मित्रों, अंत में जहां पहुंचती है वह उस एकनिष्ठ प्रेम तक की उसकी यात्रा है, जिसको कृष्णा सोबती ने इन 80-90 पृष्ठों की कहानी में संभव किया है। अब याद रखिए कि कमलाकांत त्रिपाठी क्या कह रहे थे उस अंत के बारे में। कमलाकांत त्रिपाठी का यह कहना था कि अंत में लीपापोती की गई है, अस्पष्ट है। थोड़ा बहुत मुझे भी ऐसा लगता है कि अंत अस्पष्ट है, लेकिन अंत में होता बस इतना है कि मित्रों, जब अपनी मां की स्थिति देखती है, जिसने जीवन भर इस तरह का उच्छृंखल व्यवहार किया है, लेकिन आज बुढ़ापे में एक उजाड़ है उसका जीवन, तो इस उजाड़ जीवन को देखकर मित्रों घबरा जाती है। उसको यह समझ में आता है कि ये जो शरीर का खेल है, इसकी आयु बहुत कम है। तो यौवन के दिन 4, ये सब तो हम लोग कहते ही आए हैं बहुत पहले से। तो यौवन कितने समय का है, लेकिन जिंदगी उसके पहले भी है, उसके बाद भी है। और अगर इस परिवार को न बचाया, इस पति के साथ अच्छे संबंध नहीं रखे, तो यह जीवन नष्ट हो जाएगा। संभवतः यह मित्रों को समझ में आ जाता है। कहानी का आखिरी प्रसंग हमें यही बतला रहा है। तो थोड़ी अस्पष्टता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यौनिकता की मुक्त अभिव्यक्ति वाला जो पूरा कथा वितान इतनी देर तक सोबती रचती आई थी, उसको अंत में जाकर निगेट कर रही है। अंत में ये कह रही हैं कि नहीं, ये ठीक है नहीं। पर मेरा एक और भी आर्गुमेंट है, और वो ये कि जो चीज ठीक नहीं भी है, आखिर के एक लाइन में बताने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसको जो असर करना है मेरी मेंटालिटी, मेरी मानसिकता पर, वो असर वो कर ही जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे फिल्म के आखिर में खलनायक की पराजय होती है, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान जो उसका ऐशो आराम है वो मुझे ज्यादा प्रभावित करता है। अंत में जो दुष्परिणाम उसे भोगने पड़े, उससे मुझे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता। तो यही जगह है जहां मैंने कहा कि वो एक कदम आगे बढ़ाती है, एक कदम पीछे खींचती है। ठीक इसी तरह आशुतोष भारद्वाज ने जो पक्ष सामने रखा, और ये मुझे दिलोतांश को पढ़ते हुए महसूस हुआ था, इसीलिए मैं समर्थन के साथ से उपयोग कर रहा हूं। उसने कहा कि आप देखिए दिलोतानिश में बाहर वाली स्त्री और घर वाली स्त्री के चित्रण में किस तरह का स्टीरियोटाइप है। रविन्द्रनाथ के यहाँ वो स्टीरियोटाइप है, युवा अनंत मूर्ति के संस्कार में वो स्टीरियोटाइप है, और वही कृष्णा सोबती भी ग्रहण करती है। वो ये कि जो बाहर वाली है उसका नाम है महक बानो। नाम सुनकर के ही आपको इतना अच्छा महसूस होता है, और घर वाली का नाम है कुटुंब प्यारी। और जो बाहर वाली है उसको जितना सुसंस्कृत दिखाया गया है, जिस तरह से बात करते दिखाया गया है, जिस तरह उसके साथ बैठना एक सुखद अनुभव हो सकता है, इसका माहौल तैयार किया गया है। उसके मुकाबले घर वाली को चिड़चिड़ी दिखाया गया है, झगड़ालू दिखाया गया है। तो ये एक स्टीरियोटाइप है जिसको तोड़ नहीं पाई है कृष्णा सोबती, वो उसको ज्यों करते हुए लाती है। और दूसरा कि आखिरकार पूरे उपन्यास में उनकी सहानुभूति कृपा नारायण के प्रति है। वो आदमी जो दो हिस्से में दो फाड़ हुआ जा रहा है, उस दो फाड़ होते हुए व्यक्ति के प्रति उनकी सहानुभूति है। और इसीलिए कृष्णा सोबती ने कृपा नारायण की मृत्यु पर इसे समाप्त करने के बाद कुछ दिनों के बाद एकाएक ये इल्हाम की तरह उनके जहन में आया कि कृपा नारायण की वसीयत तो मैंने लिखी ही नहीं, उपन्यास खत्म कर दिया, ये क्या है उपन्यास का। तो उन्होंने फिर 5 पेज जोड़े, और वो कृपा नारायण की वसीयत है। यानी कृपा नारायण के प्रति पूरी तरह सहानुभूतिशील है। ये जो दो स्त्रियां हैं, जिन दोनों स्त्रियों की
अपनी अपनी स्थिति है, उसके प्रति भी उनमें सहानुभूति है। ये नहीं कह सकते कि उनको वो